हम लोगों ने चालू किया था हमारा टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तक हमारा पार्ट कंप्लीट है। अब हम चालू कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ। लैंग्वेज बोलते हैं इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। तो जब हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं तो हम बोलते हैं इट चेंजेस इट्स पाथ। और दूसरी कहीं और फिल इन द ब्लैंक के हम कहीं भर रहे हैं तो हमारा लैंग्वेज आएगी कि व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड का मीनिंग ही यही है कि इट चेंजेस इट्स पाथ। ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो लाइन हमारी रहेगी दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। उसके बाद में वापस यहाँ पर जब बाहर निकलने की बारी आई तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला पार्ट कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहीं कहीं पर आपको लैंग्वेज मिलेगी कि इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। वो अपन यहाँ पर यूज करना पसंद नहीं करते। अपन जब प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे तब अपन वो लोग डिस्पर्शन में ज्यादा यूज होता है। यहाँ पर इसे रिफ्रैक्शन के फॉर्म में करिए, ये R1 ये वाला R2, ये इंसिडेंस ये वाला भी इंसिडेंस। Whenever light travels from rarer medium to denser medium, the light moves towards the normal. And whenever it travels from denser medium to rarer medium, it moves away from the normal. Rarer और denser का कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई rarer किसे बोलना है और denser किसे बोलना है। तो नॉर्मल में तो ये समझ में आ जाता है कि रेयर का मतलब हल्का और डेंसर का मतलब भारी। बोले डेंस मतलब भारी, तो क्या ये डेंसिटी से कंपेयर किया जाएगा? क्योंकि हल्का और भारी वर्ड तो डेंसिटी से कंपेयर होता है। तो यहाँ हम रेयर और डेंसर को लाइट और हैवी नहीं बोल रहे। वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद डेंसिटी। द रेयर एंड डेंसर मीडियम इज कंपेयर्ड बाय देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड जो है दैट इज रिटन, ये स्टाइलिश फॉर्म में हमने यू लिखा है। प्रोनाउंस हम इसे न्यू करके बोलते हैं, है ना भाई। जैसे इसको अपन पाई बोलते हैं, इस वाले सिंबल को न्यू बोलते हैं। कभी अभी आएगा कभी, तो ये न्यू है, ये वाला न्यू है। तो सिंबल्स के अपने अपने नाम होते हैं। ये वाला सिंबल होता है तो इसको लैम्डा बोलते हैं। तो हर एक सिंबल को अपना अपना कुछ प्रोनाउंसिएशन देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि बोले एक लंबी डंडी एक स्लैंट डंडी, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। इसको नाम दिया गया लैम्डा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर इसे नाम दे रहे हैं म्यू। म्यू के लिए हम लोगों ने बोला कि दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब डेफिनेटली ये म्यू किसका निकाला जा रहा है? तो म्यू जो हम निकाल रहे हैं वो मीडियम का निकाल रहे हैं। अब मीडियम का मतलब क्या होता है कि जैसे लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो एयर इज अ मीडियम, वाटर में ट्रैवल कर रही है तो वाटर इज अ मीडियम। अब हमने अपने आप को अच्छा करने के लिए, क्या करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ दो टर्म यूज करे कि या तो ऑब्जेक्ट एयर में ट्रैवल करता है या ऑब्जेक्ट मीडियम में ट्रैवल करता है। तो क्या ना मैम अभी आपने बोला एयर इज अ मीडियम, वही चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मीडियम का मतलब होता है कि जिस चीज में से लाइट जा रही है उसको अपन ने बोल दिया मीडियम। बोले एयर में से लाइट जा रही है, वाटर में से लाइट जा रही है, ग्लास स्लैब उसमें से लाइट जा रही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं कि अभी लाइट आई तो कहाँ से आई? अभी क्या ग्लास में से ट्रैवल कर रही है, डायमंड में से ट्रैवल कर रही है? नहीं, लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर। तो बाय डिफॉल्ट हमने एयर वर्ड को अलग कर दिया और बाकी जो भी बचा, ग्लास हो, स्लैब, कोई भी वर्ड हमें दे रखा है, कैरोसिन दे रखा है, जो भी वर्ड दे रखा है उन सबको हमने क्या वर्ड दे दिया? मीडियम। तो एक वर्ड हुआ एयर और वैक्यूम और दूसरा वर्ड हुआ मीडियम। मीडियम में एयर और वैक्यूम को छोड़ के सब कुछ डाल दीजिए, हर एक चीज, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ बन गया मीडियम। और बचा क्या? एयर एंड वैक्यूम। तो अब हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम
इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के साथ ही कौन ऐड हो गया? एयर। ये आपको आइडेंटिफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वैक्यूम का मतलब है खाली जगह, खाली जहाँ कुछ भी ना हो वो कहलाता है वैक्यूम। अब उसी जगह में एयर आ गई तो किसी के दिमाग में आ गया, बोले मैम एयर हैज बिकम अ मीडियम बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू इट। बट हमने अपने आप को आसान करने के लिए एयर और वैक्यूम को एक पार्ट में कर दिया और बाकी जो भी बचा उसको कंसिडर किया इन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड नीचे हम लोगों ने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इट इज फिक्स्ड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें अपने आप लेनी है। डिनोट करते टाइम जो भी हमारी लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम में है इट इज डिनोटेड बाय सी और नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे v। तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला बना म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी स्पीड जो है वो फिक्स्ड है इन एयर और वैक्यूम, चेंज कहाँ पर हो रही है? मीडियम। तो सी अपॉन वी, यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा म्यू। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ पर हम ग्लास रख देते हैं तो ग्लास में हमने स्पीड ले ली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कट हो गया, ये कट करके हमें आंसर मिला 1.5। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5। एयर का या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1.003 जिसे हम बाय डिफॉल्ट 0003 तीन जीरोस के बाद में फोर्थ नंबर पे 3 आता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसे कितना लेते हैं? इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा एक फॉर्मूला लिया कि म्यू इज इक्वल टू इसका म्यू तो 2 1 refractive index of second medium with respect to the first one is equal to speed of light in first medium upon speed of light in second medium। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा कि ऑफ किसका? सेकंड वाले का, और सेकंड वाले का किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब क्या ना 2 1 है, इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं अपन, 3 1 लिख देते हैं, बोले 3 मीडियम दे रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन इज इक्वल टू v1 अपॉन v3। v1 कौन है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 3। लाइट को ही देखना है कि लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कैरोसिन में जाके कितनी है, पेट्रोल में जाके कितनी है, डायमंड में से पास हो रहा है तो कितनी है, ग्लास में से पास हो रहा है कितनी है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 3। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Laws of refraction। फर्स्ट लॉ हमारे पास में रहेगा द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of
through transparent medium at the point of incidence comma, all lie in the same plane. All lie in the same plane. Second, the ratio of SINE, sign of angle of SINE is sign of angle of incidence to the angle of refraction is constant for the given color and the given pair of medium. पहला तो नॉर्मल समझ में आएगा कि इंसिडेंट रे, जैसे पहले अपन ने लिखा था इंसिडेंट रे, वहां लिखा था रिफ्लेक्टेड, यहाँ बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड। वहां बोला था, वहां पर अपन लोगों ने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक वर्ड डाल दिया कि ऑन द इंटरफेस ऑफ द। इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन ने अभी ये ड्राइंग करी थी, स्लैब बनाया था अपन ने, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इंटरफेस। एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब चेंज होने जा रहा है तो उस वक्त को हमने स्पेसिफाई किया कि एट द इंटरफेस। दूसरा अपन ने बोला लिखते टाइम जब थ्योरी लिखते हैं तो साइन की स्पेलिंग होती है, साइन कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन कॉस टेन वाला, तो इट इज SINE। और जब हम एंगल लिखते हैं तब वो होता है SIN, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। रिफ्लेक्शन में क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब हमने ऐसा लिखा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसमें बोला गया कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब इस कांस्टेंट को हम लोग एक नाम दे रहे हैं, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू कौन, वापिस हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी कितने एंगल से जा रहा है और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, है ना, वो मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। और उसको हमने बोला कि इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर दैट पेयर एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह हमने लिखा म्यू एंड दिस म्यू इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिर्फ ये जो आपने सेकंड वाला लॉ लिखा है, सिर्फ सेकंड वाला, इस लॉ का दूसरा नाम होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। फर्स्ट वाला और सेकंड दोनों मिला के कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और सिर्फ सेकंड वाला अगर हम लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। Question: the light enters from
air to glass having refractive index 1.5 having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? चलो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v यहाँ पहुंच गया, म्यू नीचे आ गया, c की जगह हमने रखा 3 × 10⁸ और म्यू की जगह रखा 1.5, डेसिमल घटाया, ऊपर 0 लगा, 30/15 तो 2 आंसर आया। इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन था ये। एक और लेंगे, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, 2.42. What is the meaning of this statement? What is the meaning of this statement? लिखने का पैटर्न हमारा सेम रहेगा, ये का यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, फिर वी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, सी की जगह 3 × 10⁸ अपॉन म्यू की जगह 2.42। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि स्पीड ढूंढो, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इट मीन्स दैट, आंसर लिखिए, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, the velocity of light in diamond will decrease by the factor of 2.42, by the factor of 2.42। यही आपने अभी लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो मीडियम कौन है? डायमंड। तो दिस स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी की जगह सॉरी सी अपॉन म्यू। तो ये तो हमारे पास फिक्स हो गया, ये फैक्टर डिक्रीज हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाय 2.42। तो मीडियम में जाके लाइट की स्पीड कम होगी। कितनी कम होगी? तो बाय द फैक्टर ऑफ 2.42। उन्होंने पूछा होता कि पूरा बताओ कि कितनी कम हुई या इस तरह से कुछ भी, तो हम डिवाइड करके आंसर देते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इतना हमारा सफिशिएंट है। चलिए ये समझ में आ ही जाएगा सबको कि DAR डेंसर से रेरर में जा रहे हैं, तो लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डर वर्ड याद करना, डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। लेंस जो है हम लोग दो तरह के सेम लेंगे। हमारे पास होगा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास में होगा कॉनकेव लेंस। ये वाला कहलाएगा कॉनकेव लेंस, ये वाला कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है, अब इस लेंस का जो सेंटर है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। डेफिनेशन लिखिए, द सेंटर पॉइंट of a lens, the center point of a lens is called as optical center। बाकी हमारे पास सेम है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर कोन वगैरह वर्ड नहीं होता, जो भी मेजर होगा वो मेजर होगा फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर।
क्या कर रहे हैं, ये एक पॉइंट पर आकर मीट हो रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है इसमें लाइट जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पर मीट करती है, और कॉन्केव जो है इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जो है वो डाइवर्ज करती है। वर्ड क्या यूज होगा, द लाइट गेट्स डाइवर्ज, इसलिए कॉन्केव को हम लोग नाम देंगे कॉन्केव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंस। और ये लाइट को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। दे कॉन्सेंट्रेट द लाइट at one point after refraction, so they are called as converging, and they diverge the light after refraction, so they are called as diverging। ड्रॉ करके लिखिए।